कश्मीर एक्सप्रेस में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से वापस रुक करेंगे अपने दोनों खास मेहमानान का। जीशान राणा साहब, पहले तो आप दोनों ये तय कर लें कि जो आदादो शुमार आप बता रहे हैं अभी हमारे शो पर कि कश्मीर की ज्यादा आबादी है या जम्मू की, उस दलील पर बात करनी है या फिर इस पर बात करनी है कि अगर डीलिमिटेशन होना है या नहीं होना है तो उसके फायदे और नुकसान क्या है? क्या डीलिमिटेशन नहीं होने में आपका फायदा है जीशान राणा साहब, या रियासत का फायदा है? सियासी फायदे छोड़ दीजिए आप। देखिए, मैं डीलिमिटेशन के, हम रियासत जो है, रियासत की आवाम जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी डीलिमिटेशन की अपोज नहीं करती डीलिमिटेशन का, मगर हम उसकी टाइमिंग का अपोज जरूर करेंगे। ये टाइमिंग क्या है, क्यों इस वक्त इन लोगों को, जहां इस रियासत में ये इलेक्शंस नहीं करवा पाए पिछले 1 साल से, और पिछले 1 साल से आज एक साल हो गया पूरा कि ये लोग जो है इलेक्शंस नहीं करवा पाए, आज डीलिमिटेशन की जरूरत क्यों पड़ी है? जरूरत इसलिए पड़ी है कि लोग जानते हैं कि इस रियासत की आवाम ने भाजपा को रिजेक्ट कर दिया है। इस रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, पूरी मेजोरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी, और उसको रोकने के लिए ये लोग जो है ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस सत्ता से बाहर रखा जाए। डीलिमिटेशन की टाइमिंग जो है, अगर पूरे मुल्क में होती है, मैं पहले भी मैंने ये अर्ज किया, अभी भी मैं अर्ज करता हूं कि अगर पूरे मुल्क में लिमिटेशन होती है तो जम्मू कश्मीर में भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका अपोज नहीं करेगी। मगर अगर पूरे मुल्क में 2026 के बाद होगी तो अभी हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में डीलिमिटेशन नहीं होने देंगे। ठीक है। अल्ताफ ठाकुर साहब, आपके जो मुखालिफिन हैं इनके 2 एतराजात हैं। एक तो ये कि क्या पूरे मुल्क में डीलिमिटेशन आप करवाएंगे, अगर नहीं तो फिर रियासत में भी अभी ना करवाएं। दूसरा ये कि ये जो डीलिमिटेशन की बात आप कर रहे हैं उसकी टाइमिंग ये क्यों है, जबकि बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात होने वाले रियासत में 1 साल से आप यहाँ चुनाव नहीं करवा पाए, इंतखाब नहीं करवा पाए, ये भी इनकी चिंता है। तो दोनों चीजों का जवाब दीजिए आप। देखिए मुमताज जी, जहां तक टाइमिंग की बात है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज पावर में होती तो टाइमिंग ठीक थी। इन्होंने 2002 में अपने हिसाब से जो उनके पास बहुमत थी, उसी टाइम इनको पता था कि आने वाला फ्यूचर हमारे लिए तारीख है, हम हारने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ ऐसा किया था, आवाम के ऐसे साथ किया था, इसलिए 2024 तक इन्होंने इसको फ्रीज करके बैन करके रखा है। जहां तक अभी राणा साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अवाम ने ठुकराया है, मुझे लगता है इसको एक बार देखना चाहिए। जितने हमारे एक कैंडिडेट ने लीड ली है, इनके 3 कैंडिडेटों ने इतने वोट लिए ही नहीं है। अब मुझे ये बता दीजिए ठुकरा दिया किसको और किसने ठुकरा दिया। और जहां तक इलेक्शन कराने की बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस बॉडी है, जब वो इलेक्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी उसका वेलकम करेगी, और हमेशा हम इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। और जहां तक डीलिमिटेशन की बात है, मेरा एक सीधा सा सवाल राणा साहब से है। राणा साहब, कश्मीर और जम्मू और लद्दाख 3 रीजन है, आप मुझे बताइए, आप लोगों ने आज तक जम्मू को नजरअंदाज क्यों किया, लद्दाख को नजरअंदाज क्यों कर लिया? लद्दाख को रीजनल स्टेटस दिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी, और आज हम जम्मू की मांग कर रहे हैं। अगर कश्मीर में आप 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है तो जम्मू में 37 क्यों? क्या आपने अपने हिसाब से ये नहीं रखे कि आप जिस फैमिली को फॉलो कर रहे हैं और वही फैमिली पावर पे रहे और कश्मीरी पावर ऑफ सेंटर बने? लेकिन ये नाइंसाफी है, ऐसा नहीं। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट है इंडिया की, और जहां इक्वलिटी बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का व्यू हमेशा रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबको इंसाफ। और जीशान राणा साहब, 2002 में सबका साथ, सबका विकास, जबकि डीलिमिटेशन पर, हदबंदी पर आपकी सरकार ने, रियासत में फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को सही माना था, लेकिन आप भी इक्तदार में थे, आपने भी अपने वक्त का फायदा उठाया, तो बीजेपी क्यों नहीं ले? आप लोगों ने भी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 को ढाल बना लिया था। मोहतरमा, पहले भी मैंने यही अर्ज किया, मैंने भी ये अर्ज किया कि 2001 में जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर वाजपेयी सरकार ने डीलिमिटेशन को फ्रीज किया था, उसको देखते हुए, उसी राह पे चलते हुए
फारूक साहब ने भी ये फैसला किया कि अगर पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन को फ्रीज किया गया है, क्यों ना हम इस रियासत में भी इसको करें, क्योंकि 2005 में होना था, हमारी सरकार 2002 तक रही, उसके बाद मुफ्ती साहब की और रजाद साहब की सरकार रही इस रियासत के अंदर। आज मैं फिर से वही चीज कहूंगा, हमें डिलिमिटेशन से कोई एतराज नहीं है, हमें एतराज है तो सिर्फ इसकी टाइमिंग पे। और दूसरी बात मैं इनको ये कहूं कि जो मैंने ये पहले भी इनसे यहाँ पे बीजेपी की जो यहाँ नुमाइंदे यहाँ जो तशरीफ रखते हैं, उनको मैं ये कहूं कि रियासत की आवाम ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 ही कैंडिडेट जो है इस रियासत में खड़े किए थे पार्लियामेंट इलेक्शंस में, वो तीनों जीत गए, और बीजेपी ने 6 कैंडिडेट्स खड़े किए थे, 3 हार गए और 3 जीते। और जम्मू के अंदर हमने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए क्योंकि हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे उस वक्त, मगर कांग्रेस जो है अपनी नालायकी की वजह से जो है वो इलेक्शन हारी, उसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत मजबूत है, और इस वक्त जो है एक रियासत में एक आवाज चल रही है कि अगली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर पूरे मुल्क के बाकी हिस्सों में डिलिमिटेशन हो और फिर रियासत में हो तो आपको कोई एतराज नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? कोई एतराज नहीं, बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे नायब सदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा, हमें कहा कि अभी अगर आप पूरे मुल्क में करवाएंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं, ये दलील आपकी मैच कहाँ होती है जीशान राणा साहब? नहीं होने दीजिए पूरे मुल्क में, सिर्फ होने दीजिए रियासत में, क्या दिक्कत है? ये कैसी दलील पेश कर रहे हैं? ये किस तरीके का इंसाफ है? पूरे मुल्क के लोगों को क्या जवाब देंगे? किस तरीके से कि आप जम्मू कश्मीर में 1 साल से इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, आप यहाँ पे, आपको पता है यहाँ आपके नीचे से जमीन निकल चुकी है, आप यहाँ पे डिले करवा जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है क्योंकि 2001 में उस वक्त वजीर आजम वाजपेयी साहब ने पूरे मुल्क में बैन किया डिलिमिटेशन को, इसलिए रियासत में फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कर दिया 2002 में। तो जो पूरे मुल्क में हो रहा था वो यहां भी नाफिज कर दिया यहाँ की सरकार ने उस वक्त की। तो अब आप मुल्क के बाकी हिस्सों में भी क्या करेंगे हदबंदी? ये यहीं पे क्यों जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर एज पर ला हर 10 साल के बाद तो डिलिमिटेशन होनी ही चाहिए। और देखिए, हालात बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है। 2002 से 2010 तक देखिए हमारी आबादी कितनी बढ़ गई है, कितनी आबादी जम्मू कश्मीर की बढ़ गई, और उस आबादी को देखते हुए डिलिमिटेशन बनती है। और हमारा पूरे मुल्क में करवा लीजिए, यही मांग यहाँ पे भी करवा लीजिए, पूरे मुल्क में करवाइए, यहाँ पे भी करवा लीजिए। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की काम सिर्फ रह गई धमकियां देना। ये किसको धमकियां दे रहा है? देश के मैंडेट को ये धमकियां दे रहा है कि हम करने नहीं देंगे। ये देश के मैंडेट को, ये नेशन को धमकी दे रहे हैं कि हम करने नहीं देंगे। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ हर किसी का हक है। देखिए, यहाँ पे आप ये एक चीज में यहाँ पे आपको वाजिया कर देना चाहता हूँ जनाब, एक चीज में आपको वाजिया कर, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर है और हम प्रतिबंध है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको इंसाफ, और हम तीनों खुदों को यकसा इंसाफ देके ही रहेंगे। पटापुरा और कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। इलाके में पत्थरबाजी की गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। सिक्योरिटी के पेश नजर इलाके में इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। और कश्मीर में ईद के त्योहार के दिन भी पत्थरबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। श्रीनगर समेत वादी के कई शहरों में ईद की नमाज के बाद पत्थरबाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की। एक तरफ पूरा मुल्क ईद का जश्न मना रहा था, एक दूसरे को गले लगाकर खुशियां बांटी जा रही थी, तो दूसरी तरफ कश्मीर में पत्थरबाज अमन के इस त्योहार के दिन पत्थरबाजी कर रहे थे। श्रीनगर के सोपोर और अनंतनाग में गैर समाजी अनासरों ने न सिर्फ तशद्दुद फैलाने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ नारेबाजी भी की। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में जामिया मस्जिद के पास पत्थरबाजों ने मारे गए दहशतगर्द जाकिर मूसा की हिमायत में पोस्टर बैनर लहराए और पत्थरबाजी को अंजाम दिया। उन्होंने चेहरे को ढक रखा था ताकि उनकी शिनाख्त ना हो सके। पत्थरबाजों के हाथों में ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जा चुके मसूद अजहर की तस्वीर वाले बैनर भी थे। तस्वीरें देखिए और समझिए कि कौन नहीं चाहता कि कश्मीर में अमन कायम हो। नई सरकार ने तो अपना एटीट्यूड टफन कर लिया है,
10 टेररिस्ट की लिस्ट घोषित की है, अमरनाथ यात्रा है, फिर आर्टिकल 370 को और 35A को हटाने की बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में 100% मुझे यकीन था और देशवासियों को भी यकीन था कि ईद के प्रेयर्स के बाद में पत्थरबाजी भी होगी, फायरिंग वगैरह भी होगी और ISIS के झंडे भी दिखाए जाएंगे, और ये तीनों चीज़ें हुई हैं। लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह भी मिशन पर हैं। वो लगातार कश्मीर मामले पर मीटिंग कर रहे हैं। वजारत संभालने के बाद वो कश्मीर को लेकर अब तक 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। उन्होंने रियासत के गवर्नर से भी मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया। देखिए, हमारे गृह मंत्री जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पूरी तरह से कश्मीर पर और देश पर जो नीति बना रहे हैं उसका पूरा सर्वे कर रहे हैं और उसका निर्णय करेंगे। लेकिन निर्णय से पहले ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, उनको इंतजार करना चाहिए। सरकार की तैयारियों को लेकर आ रही खबरों को अगर सच माना जाए तो कह सकते हैं कि अब रियासत में पत्थरबाजों और पोस्टर लहराने वालों के दिन लदने जा रहे हैं। रियासत में अब तशद्दुद की नहीं बल्कि तरक्की पर बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इतना ही नहीं, ईद के दिन कश्मीर में पत्थरबाजों की जानिब से पाकिस्तान और IS के हक में एहतजाज और नारेबाजी के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया और जमकर नारेबाजी की। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि मरकजी सरकार को ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ईद के मुकद्दस त्योहार पर मुल्क मुखालिफ काम किया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज ईद की नमाज के बाद कुछ पत्थरबाजों ने जाकिर मूसा के पोस्टर और पाकिस्तान के झंडे फहराने के साथ साथ मुल्क मुखालिफ नारेबाजी की थी, जिसके खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ईद के दिन मूसा आर्मी, ईद के दिन एक बानो नाम की औरत को मार देना और उसके घर वालों को पहले 2 साल पहले मार दिया। ये कौन सी ईद है? ये कौन से मुसलमान इकट्ठे होने का प्रयास करना चाहते हैं? ये पाकिस्तानी ईद है जो पाकिस्तानों के लोगों ने वहां आकर के इतनी बड़ी पवित्र त्योहार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री महोदय का मैंने पोस्टर उठाया है। गृह मंत्री महोदय जी, आर करो या पार करो, एक ही बार करो। और कश्मीर की ज्यादातर आवाम अमन चाहती है। कुछ नौजवानों को भड़काकर उन्होंने गुमराह कर दहशत के रास्ते पर डाला जाता है। हिंदुस्तानी आर्मी मिलिटेंट्स की सफाई के साथ साथ मकामी लोगों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रही है। मकामी भी फौजियों के साथ खुशियां बांटने से पीछे नहीं हट रहे। मुल्क भर में ईद की धूमधाम के बीच जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी आर्मी के जवानों ने भी मकामी लोगों के साथ ईद का जश्न मनाया। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में फौजियों ने मकामी लोगों के साथ गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वहीं मकामी लोगों ने जवानों को सेवैयां खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। मकामी लोगों के साथ ईद का त्योहार मनाकर आर्मी ने कौमी यकजहती का पैगाम देने की कोशिश की। मकामी लोग भी जवानों के साथ ईद मनाकर बेहद खुश नजर आए। लोगों ने ईद की खुशियां तो साझा की, साथ ही मुल्क के लिए भी दुआएं मांगी। और कश्मीर से एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर अपने आप में पत्थरबाजों के लिए सबक है। तस्वीर में फौज का जवान पत्थरबाजी से बुजुर्ग खातून को बचाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल ईद की नमाज के बाद श्रीनगर समेत कई इलाकों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान 2 तरह की तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में पत्थरबाज पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में फौज का एक जवान मकामी खातून को पत्थरबाजों से बचाते हुए नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि जम्मू में 30 साल पहले तक सूरजमुखी की खेती होती थी, लेकिन बीज के न मिलने और महंगा होने की वजह से किसानों ने इसकी खेती तकरीबन बंद कर दी। आरएसपुरा तहसील के किसान त्रिलोक सिंह और करनैल सिंह ने सूरजमुखी की खेती करने की ठानी है। उन्होंने पंजाब से इसके बीज मंगाए हैं। दोनों भाइयों ने सरकार से अपील की है कि सूरजमुखी की खेती को फरोग देने के लिए सब्सिडी दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान सूरजमुखी की खेती कर फायदा उठा सकें। कहीं से बीज नहीं मिला। फिर हमको एक 200 ग्राम बीज मिला, कहाँ से? गांधीनगर दुकान से। फिर हमने दोबारा थोड़ा सा बीज जे पंजाब से मंगाया, जे आधा किलो। फिर हमको ये फसल लगाने का मौका मिला और हमने तो ये फसल ऐसा फसल है ना, बहुत ही लाभदायक है, बेनिफिट है। और इसका तेल मेरा ख्याल में एक कनाल से
3 पीपा तेल है जो निकल सकता है। एक पैकेट नाल अहीं लगाया है, कोई 15 कनाल एक जगह लगाई है। तो ये मैं सारे किसानों को कहना कि जी खत्म हो गई खेती है, इनू दोबारा लगाई जाए। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਡੇ ਘਿਓ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਖੇਤੀ किसान लगान। ਇਹਦਾ फायदा बहुत है। रामबन के खांटी बाजार इलाके में बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच सकी हैं, इसीलिए कारोबारियों और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के जमाने में उनके इलाके में एक भी बैंक की ब्रांच नहीं है। बैंकिंग सहूलियात का फायदा उठाने के लिए उन्हें संगलदान और रामबन का रुख करना पड़ता है। लोगों ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से अपील की है कि वो खांटा बाजार इलाके में बैंकिंग और ATM फैसिलिटी मुहैया कराएं। दुकानदारों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हमारे पास जो कैश 15-20 हज़ार 30 हज़ार भी होता है तो हम घर भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ATM बैंक ब्रांच है नहीं कोई। तो इसलिए हमें बहुत से यानी कि 4 सालों से ये हम इल्तिजा कर रहे हैं क्योंकि हमें ATM और बैंक ब्रांच कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ एक ATM मांग रहे हैं। श्रीनगर में बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने गवर्नर हुकूमत से पंचायत मेंबरान को दी जाने वाली सैलरी की रकम में इजाफा करने की अपील की है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेंबरान के लिए रकम बढ़ाने का फैसला किया है, उसी तरह पंचायत मेंबरान की रकम में भी इजाफा किया जाना चाहिए। अल्ताफ ठाकुर ने इस मामले पर मजीद बात करते हुए कहा कि गवर्नर जम्मू कश्मीर को इस मामले पर गौर करना चाहिए ताकि पंचायत के अराकीन पूरे खुलूस के साथ अवामी मफाद के लिए काम कर सकें। कॉर्पोरेट मेंबरान को 6,000 से 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इस किस्म का कदम पंचायत मेंबरान के लिए भी उठाने की जरूरत है। जबकि कई इलाकाई पार्टियों ने पंचायत इलेक्शन का बायकॉट किया था तो इन पंचायत मेंबरान ने अपनी जान जोखिम में डालकर इलेक्शन में मुकाबला किया, इसलिए इनकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। देखिए, मेरी ऑनरेबल गवर्नर साहब से ये अपील है कि जिस तरह आपने जो काउंसलर्स या कारपोरेटर्स है उनके एनहांसमेंट किए, उसी तर्ज पे जो पंचायत के बेसिक जो डेवलपमेंट के बेसिक में जो कारकुन हैं जो ज़मीनी सतह पे दूर गाँव देहातों की डेवलपमेंट उनकी बहबूदी के काम करते, चाहे वो पंच हो सरपंच हो, उनको भी उसी पे डेवलपमेंट किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ खाली सरपंच है और कोई पंच नहीं है, या तो वहाँ री-इलेक्शन कराए जाए या वहाँ नॉमिनेट पंचेस किए जाए ताकि वहाँ उस हल्के की डेवलपमेंट भी हो। और श्री अमरनाथ यात्रा राह पर 20 जुलाई से पहले लंगर न लगाए जाने के अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जानिब से दिए गए अहकामात के खिलाफ रियासती शिवसेना ने मुजाहरा किया और यह अहकामात वापस लेने का मुतालबा किया। दरअसल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा के दौरान लंगर लगाने वाली तंजीमों को 20 जून से पहले घाटी में दाखिल होने पर रोक लगाई है और इसी रोक की मुखालफत में जम्मू में मुजाहरा किया गया। इस दौरान लंगर लगाने वाली तंजीमों के हक में आवाज उठाते हुए शिवसेना के रुकन मनीष साहनी ने कहा कि यात्रा राह पर मुफ्त लंगर लगाने वालों को 20 जून से पहले जवाहर टनल पार न करने की हिदायत दी गई है, जो श्राइन बोर्ड का एक तुगलकी फरमान है जिससे लंगर लगाने वाले सीधे तौर पर मुतासिर होंगे और लंगर की सहूलियत को सही तरीके से मुहैया नहीं करवा पाएंगे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का जो आज का प्रदर्शन है वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जो बेतुके और तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं लगातार उनके खिलाफ है। हाल ही के अंदर श्राइन बोर्ड ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है हमारी लंगर लगाने वाली संस्थाओं के लिए कि लंगर लगाने वाली संस्थाएं 20 से पहले श्रीनगर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, अपने लंगर और लंगर के सामग्री को वहां पर सेटअप नहीं कर सकती। हम इसका पुरजोर शब्दों के अंदर इन निर्देशों का विरोध करते हैं और राज्यपाल माननीय सत्यपाल मलिक जी से अपील करते हैं कि इन निर्देशों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और आपको बता दें कि नए कमिश्नर खुर्शीद अहमद सानी की आमद पर श्रीनगर में एक तारुफी इजलास का इनेकाद किया गया। इसमें श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेयर ने कॉरपोरेशन के मेन फंक्शन और इसके मसाइल पर मुख्तसर रोशनी डाली। इस दौरान मेयर ने नए कमिश्नर से तमाम शोबों के हेड्स के साथ विंग वाइज ओरिएंटेशन मीटिंग रखने की अपील की ताकि तमाम मुंजमद मसाइल का हल हो सके। गांधरबल में रोड की हालत खस्ता है, लोगों ने इंतजामिया पर आवाम के साथ मजाक करने का इल्जाम लगाया। आपको बता दें कि रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से कालूसा और गांधरबल के दरमियान 4 दिन पहले ही
6 किलोमीटर तक रोड की मरम्मत की गई थी, लेकिन महज 4 दिन के अंदर ही रोड की हालत तबाह हो गई। मकामी लोगों ने महकमे के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट पर लापरवाही करने और रोड की मरम्मत में खराब मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। अपूर्णाम आंखों के साथ असम में एक सड़क हादसे में हलाक हुए आर्मी के जवान नसीर अहमद को सुपुर्द खाक किया गया। लड़कीपोरा अनंतनाग के नसीर अहमद के नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आर्मी ने नसीर अहमद को फौजी एजाज पेश किया और उन्हें सलामी दी। बढ़ते आगे, गेटवे ऑफ पुंछ के नाम से जाना जाने वाला बाग डीओडी आज खस्ताहाली का शिकार है। 2005 में पुंछ में आए जलजले से बाग डीओडी में बड़ी दरारें पड़ गई थी, जो वक्त के साथ और बड़ी हो गई, जो कभी भी टूट कर गिर सकती है और राजाओं की एक बड़ी मिरास खत्म हो जाएगी। वहीं लोगों का कहना है कि इसे ठीक किया जाए ताकि बादशाहों की जानिब से बनाई गई इमारत बच सके। लोगों ने जी मीडिया की इस कोशिश की तारीफ की। और 11 जून से 16 जून के बीच हैदराबाद और तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले दूसरे इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओलंपिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पुंछ से 3 मुंतखब ताइक्वांडो खिलाड़ी रवाना हुए। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के 55 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। डीडीसी पुंछ राहुल यादव ने ताइक्वांडो खिलाड़ियों को नेक ख्वाहिशात के साथ रवाना किया। आपको बता दें कि इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के दूसरे सेशन का इनेकाद 11 से 16 जून तक हैदराबाद में होगा। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और कोरिया समेत 25 ममालिक के खिलाड़ियों के अलावा मुल्क की 29 रियासतों के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। मैं सेकंड ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि हैदराबाद में हो रही है 11 जून टू 16 जून, इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ। इसका सारा क्रेडिट मेरे कोच सर को जाता है, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से 3 बच्चे जो हैं वो हैदराबाद में जो इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन हो रहा है वहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ये पुंछ का जो हमारा यहाँ पर जो माहौल है गेम्स का, उसको ही और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पर अभी तक काफ़ी सारे बच्चे हमारे डिफरेंट गेम्स में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो वॉलीबॉल हो या फिर हॉकी हो या फिर क्रिकेट हो, बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है। ये 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं G1 इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जो कि वर्ल्ड ताइक्वांडो की स्पोर्ट से ऑर्गेनाइज हो रहा है हैदराबाद में। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे बॉर्डर एरिया के पुंछ के 3 बच्चे जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे जाके हैदराबाद में। और इस टूर्नामेंट में बताता चलूँ आपको कि बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर डिफरेंट कंट्रीज़ के वर्ल्ड क्लास प्लेयर ओलंपिक लेवल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एशियन में जिन्होंने मेडल हासिल किए हैं, तो वो भी इस टूर्नामेंट में यहाँ पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। और इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।